सिस्टम। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब वहाँ बोला था कि हमारे अंदर हार्ट जो होता है 4 चेम्बर होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्स सबके अंदर कौन कौन सा हार्ट होता है ये अपने पढ़े। तो आपको पता होगा कि जनरली मछलियों में जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी उसमें केवल एक कर्णक और एक क्षेपक होता है। और इनके हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं, श्रीय हृदय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी पॉइंट समझिएगा। श्रीय हृदय क्यों बोलते हैं, जैसा मैंने समझाया पहले भी आपको कि इनके अंदर जो शुद्ध ब्लड है और अशुद्ध ब्लड है वो अलग अलग नहीं होगा। हृदय के अंदर ऑलवेज जो पूरी बॉडी का अशुद्ध ब्लड है वो कर्णक में आएगा और वही अशुद्ध ब्लड क्षेपक में जाकर वो हृदय के द्वारा पंप कर दिया जाएगा। यानी हार्ट जो है वो उस अशुद्ध ब्लड को पंप करेगा कहाँ, झालरों में, और झालर में जाकर वो ब्लड जो है वो शुद्ध होता है और झालर के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो हृदय के अंदर तो कोई भी शुद्ध ब्लड कभी नहीं आया, यानी हृदय जो है वो अशुद्ध ब्लड को ही क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अशुद्ध ब्लड ही आ रहा है, अशुद्ध ब्लड ही जा रहा है। जो अशुद्ध ब्लड जा रहा है वो हालांकि झालरों में जाकर शुद्ध होकर फिर बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ब्लड जिसमें केवल अशुद्ध रुधिर ही आ रहा है, अशुद्ध रुधिर को ही वो पंप कर रहा है, ऐसे हृदय को क्या बोलते हैं, श्रीय हृदय। इसीलिए इनके हार्ट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, वीनस हार्ट कहा जाता है। वीनस मतलब शिरा, और शिरा में ऑलवेज कौन सा ब्लड रहता है, अशुद्ध। तो इनके हृदय में भी ऑलवेज कौन सा ब्लड आता है, अशुद्ध। जाता भी कौन सा है, अशुद्ध। इसलिए ऐसे हृदय को इम्प्योर ब्लड ही आता है और जाता है, इस वजह से ऐसे हृदय को क्या बोलते हैं, श्रीय हृदय बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं पहले बता चुका हूँ कि अशुद्ध ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ये पंप करता है। एडिशनल हार्ट चैम्बर, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। हार्ट के वक्ष सतह पर और हार्ट के पृष्ठ सतह पर, दोनों सतह पर 2 एक्स्ट्रा चैम्बर, एक्स्ट्रा कोथड़ियां भी पाई जाएगी। उन दोनों कोथड़ियों को बोलते हैं साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। ये साइनस वेनोसस जैसे कि नाम से पता लग रहा है, वीनस मतलब अशुद्ध रुधिर को स्टोर करेगा पहले, तो साइनस मतलब कोटर, और कोनस आर्टेरियोसस ये जो उसमें से ब्लड निकलेगा उसको स्टोर करेगा। तो ये दोनों याद रखिए, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस। हार्ट के अलावा 2 एक्स्ट्रा एडिशनल इनमें चैम्बर्स पाए जाते हैं। दोनों चैम्बर इनमें प्रेजेंट होंगे, किसी में एक ही होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में दोनों नहीं होते। हमारे अंदर ये दोनों चैम्बर नहीं होते। आगे बढ़ेंगे आप, रेप्टाइल्स और एम्स के अंदर भी ये चैम्बर हट जाएंगे, ठीक है। इनमें देखिए दोनों चैम्बर पाए जाते हैं, नाम याद रखना है, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस। देखिए यहाँ डायग्राम में, डायग्राम के अंदर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच वाटर अंदर आया, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया है ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जबकि यहाँ पर देखिए वेंट्रल सरफेस, हार्ट में अशुद्ध ब्लड पूरी बॉडी से आया, इसने यहाँ सप्लाई किया, यहाँ से ये किस में गया, गिल्स में, यहाँ से इनको ऑक्सीजन मिली और ये शुद्ध हुआ और पूरी बॉडी को सप्लाई किया गया। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया अभी कि पूरी बॉडी का अशुद्ध ब्लड पहले हार्ट में आता है, वो अशुद्ध ब्लड हार्ट से ये इनके क्या है, झालर, इनको ट्रांसफर किया गया। यहाँ से इनके अंदर क्या हुआ, शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि ये जो वाटर आएगा उस वाटर में ऑक्सीजन होगी, ये गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन यहाँ पर वो ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो ब्लड फिर आगे पहुँचा दिया जाता है। ओके, चलिए इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद रखना है, सिंपल है। 2 चैम्बर हार्ट, वीनस हार्ट, 2 चैम्बर, एक कर्णक, एक क्षेपक। वीनस को बोला क्योंकि अशुद्ध ब्लड ही आता और जाता है, ठीक है। केवल एक हार्ट जो है केवल अशुद्ध ब्लड को ही पंप कर सकता है। एडिशनल हार्ट चैम्बर क्या है, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस। ओके, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट इज
अब ये ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ब्लड इनका कैसा है, रेड इन कलर यानी हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसी, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड नॉट नॉन न्यूक्लिएटेड, कोश केंद्र युक्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि हमारे अंदर या हायर एनिमल्स में आरबीसी कैसी होती है, कोश केंद्र विहीन, इनमें कैसी है, कोश केंद्र युक्त। ये पॉइंट याद रखना है। बाइपोल कॉन्वेक्स होती है, ब्लड रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है ब्लड के बारे में, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बस न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड याद रखिएगा, न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब ये देखिए कि जनरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उसके वातावरण के अनुसार होता है ना। जो ज़्यादातर जलीय प्राणी होते हैं उनमें अमोनिया ज़्यादा होता है, लेकिन ये जलीय होते हुए भी इनमें क्या है, यूरिया। क्यों? क्योंकि ये जनरली दरियाई पानी में रहती है, मैराइन वाटर में रहती है। याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया नॉट अमोनिया। जैसे हमारे अंदर होता है यूरिया, इनमें भी यूरिया ही एक्सक्रीटरी मटेरियल है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मछली है, मछली तो अमोनिया होना चाहिए। नो, केवल क्वांटिटी जिसमें यूरिया होता है, ये यूरियोटेनिक होती है, याद रखिए। और देखिए यहाँ पर इनके अंदर किडनी पाई जाती है, एक्सक्रेशन के इनमें भी किडनी होगी, सिंपल सी बात है। और एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होगा। डायग्राम में बताया हुआ है किडनी कहाँ पर लोकेटेड है, ये पृष्ठ बाजू लोकेटेड होती है। और डायरेक्टली कहाँ बोलेगी, हमने पहले बोला किडनी जो है वो भी क्लोएका में पड़ेगी, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम, चेता तंत्र। इनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, यानी मस्तिष्क चेता। ये पॉइंट मस्तिष्क चेता, देखो इनसे पहले हमने पढ़े साइक्लोस्टोम्स, उनमें भी मस्तिष्क चेता 8 to 10 पेयर, इनमें भी 10 पेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस, उनमें भी 10 पेयर। लेकिन उसके आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलियंस, उनमें 12 पेयर्स। फिर बोल रहा हूँ मस्तिष्क चेता का नंबर याद रखिएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, मस्तिष्क चेता पाई जाती है। जबकि कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस, एम्फीबियंस और साइक्लोस्टोम्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस, चूसमुखा, मछलियाँ और उभयजीवी, इनमें 8 to 10 पेयर्स मस्तिष्क चेता के नंबर होते हैं। याद रखना है कोई, मस्तिष्क चेता किसे बोलते हैं, जो मस्तिष्क से निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली चेताएं मस्तिष्क चेता है, ठीक है। मस्तिष्क चेताओं के नंबर एक साथ सबके याद रख लो, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबियंस 8 to 10 पेयर, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स 12 पेयर। क्यों होता है ऐसा, आगे बात करेंगे। नंबरिंग एक साथ सबकी हमने बता दी, याद रखना, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। 10 पेयर तीनों का एक साथ रखो, साइक्लोस्टोम, फिशेस, एम्फीबियंस 8 to 10 पेयर, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स 12 पेयर। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नर्वस सिस्टम के बाद सेंस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। देखिए इस मछली को ध्यान से, जब ये पानी में रहती है तो पानी किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, या पानी का बहाव किधर है, पानी में कोई नया जीव तो नहीं आ गया, तो उसका पता इनको कैसे लगेगा। उसके लिए इनमें सेंस ऑर्गन होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। इनके अंदर पार्श्व सतह पर, वक्ष या पृष्ठ सतह नहीं, पार्श्व सतह पर मछली को देखने पर आपको दिखेगा कई बार कि ये इस तरह से हल्की सी लाइन नजर आती है, इधर भी है उधर भी है, दोनों पार्श्व सतहों पर। जैसे मछली है तो इसकी पृष्ठ बाजू और वक्ष बाजू के में नहीं, ये पार्श्व बाजू में इस तरह की एक लाइनिंग होती है जिसे लेटरल लाइन बोलते हैं। और ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का काम क्या है, द डिटेक्ट द वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अदर एनिमल्स इन द वाटर।
ठीक है। तो वाटर में वाटर किधर की तरफ मूव कर रहा है, उसका बहाव किधर है, कौन से एनिमल वाटर में आए हैं, उनके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वेव्स किधर बह रही है, उन सब के बारे में पता इनको किससे रहेगा, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से पता लगेगा। इट इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का काम क्या है, डिटेक्ट वेव्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अदर एनिमल्स, मतलब पानी के बहाव का पता लगाएगा, पानी में कोई दूसरा एनिमल तो नहीं आ गया, इनको पता कैसे लगेगा, इनको महसूस कैसे होगा, तो इनके अंदर ये सेंस ऑर्गन पाया जाएगा, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो कि इनके पूरी बॉडी के पार्श्व भाग में पाया जाता है, इसीलिए पार्श्वीय लाइन बोलते हैं इसे, ठीक है। लेटरल का मतलब क्या होता है, पार्श्व शब्द, ठीक है, ये इसके पार्श्व पर होगा। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज, अब देखिए ये कैसे एनिमल है, जनरली टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम पक्षी हैं, उनके अंदर जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, वातावरण के अनुसार हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। लेकिन ये एनिमल ऐसे हैं कि अगर बाहर बॉडी के बाहर जिस वातावरण में ये रह रहे हैं, वातावरण में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। यानी अगर इनको ज़्यादा एकदम ठंडी जगह पर डाल दिया जाए तो ये मर भी सकती है, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी असमतापी, बड़ी याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड यानी असमतापी प्राणी होते हैं ये। कोई किलोथर्मल भी बोल देते हैं उसके लिए, एक्टोथर्मल भी बोल देते हैं उसके लिए, यानी वातावरण के साथ साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसीलिए ये माइग्रेशन दिखाती है। जैसे कुछ मछलियाँ जो समुद्र में रहती है, तो अंटार्कटिक महासागर जब वहाँ पर जो समुद्र है वहाँ पर जब बर्फ जमने लगती है, तो ये एक साथ हजारों की संख्या में मछलियाँ माइग्रेट करती है, स्थानांतरण करती है और हिंद महासागर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, और यहाँ हिंद महासागर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये उधर की साइड माइग्रेट कर जाती है। तो अपने आप को बनाए रखने के लिए ये समुद्र में इसीलिए माइग्रेट करती रहती है, बहुत लाखों किलोमीटर तक चल जाती है, क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक मेंटेन नहीं रहता है, असमतापी होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। जबकि हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स जो होते हैं, हम मैमल्स जो होते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज होता रहो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है, इनमें ऐसा नहीं है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, असमतापी, याद रखिएगा, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दूसरा टर्मिनोलॉजी बायोलॉजिकली ये यूज किया जा सकता है गुजरात में भी, पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल मतलब असमतापी, एक्टोथर्मल मतलब भी वही होता है, असमतापी, कोल्ड ब्लडेड बोल दे तो भी वही है। इसको किसी भी रूप में लिख के वो दे सकता है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोइकिलोथर्मल याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर जब देखें तो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होंगी मछलियाँ, दोनों एक में नहीं होंगी, सिंपल सी बात है। मेल मछली अलग, फीमेल मछली अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। नंबर 2, इनके अंदर ये गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू क्लोएका, जैसा कि मैंने कहा था अवसारणी, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा अभी, तब भी मैंने कहा था कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है क्लोएका में, अवसारणी में, उसको एनएस नहीं बोलते, मलद्वार नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर क्या ओपन हो रहा है, दूसरा वहाँ पर जो जेनेटल डक्ट है, जनन मार्ग है, वो भी उसी में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमेट होगी, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के गैमेट उसी अवसारणी में डिस्चार्ज किए जाते हैं, रिलीज किए जाएंगे, दोनों के लिए वो कॉमन पाथवे है और इनमें ये पाया जाता है। अस्थि मत्स्य में ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन गैमेट रिलीज कर दिए, गैमेट रिलीज करके अब आगे फर्टिलाइजेशन होगा, देखते हैं कैसा फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब गैमेट रिलीज करने के बाद भी बाहर पानी में नहीं आकर, पानी में वो गैमेट जो है फ्यूज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे?
इस पर सोचो जरा। मैंने बताया था आपको कि मेल जो होते हैं उनमें एक कोपुलेटरी ऑर्गन कौन सा था? क्लैस्पर्स कोपुलेटरी ऑर्गन कहाँ पाया जाता था? उनके पेल्विक फिन के ऊपर, नितंब मीन पक्ष के ऊपर एक कोपुलेटरी ऑर्गन निकला होता है जिसे क्लैस्पर बोलते हैं मेल के अंदर, जो फीमेल को पकड़ के रखेगा रिप्रोडक्शन के समय, और जिसकी वजह से इसके क्लोएका, मेल के क्लोएका और फीमेल के क्लोएका पास पास आएंगे, और मेल अपने क्लोएका के थ्रू अपने मेल गैमेट किसके अंदर रिलीज कर देगा? फीमेल के अंदर रिलीज कर देगा। तो फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट रिलीज हो रहे हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फीमेल बॉडी में होगा तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? पानी में रहते हुए भी ये कौन सा फर्टिलाइजेशन करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। क्यों? क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए कोपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर पाया जाता है मेल में। और कहाँ होता है क्लैस्पर? पेल्विक फिन, यानी नितंब मीन पक्ष पर पाया जाता है। इसका काम क्या है? फीमेल को रिप्रोडक्शन के समय फीमेल मछली को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट। अब फर्टिलाइजेशन का फीमेल की बॉडी में हुआ, तो फीमेल की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल के अंदर ही एग्स बनना चाहिए या फीमेल के अंदर ही बेबी बनना चाहिए? बिल्कुल सही बात। तो बताइए, मछलियाँ अंडे देती हैं कि बच्चे देती हैं? ज़्यादातर आपने सुना कि मछलियाँ अंडे देती हैं, तो इनमें भी जो अस्थि मत्स्य है वो तो अंडे देते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली बच्चे देते हैं। याद रखिएगा, दीज आर ओवोविविपेरस, मतलब ये अपत्य प्रसवी होती हैं। ओवोविविपेरस बच्चे देने वाला एनिमल है, ये अंडे नहीं देंगे, जबकि अस्थि मत्स्य अंडे देती है, ये भी याद रखिएगा। ओवोविविपेरस अपत्य प्रसवी होते हैं। ओवोविविपेरस क्यों कहा? इनके अंदर भी, जैसा मैंने पहले भी समझाया आपको, कि इनमें ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट। तो फिर जो बेबी डेवलप हो रहा है अंदर, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? इनके अंदर योग से जो है वो न्यूट्रिशन देता है। इसलिए बोल देते हैं कि इनमें योग से प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और योग से किसका पार्ट है? ये एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है जो उनको न्यूट्रिशन देगा। प्लेसेंटा के थ्रू अगर होता तो हम विविपेरस बोलते, ओवोविविपेरस नहीं बोलते। ठीक है, तो ये इनमें ट्रू प्लेसेंटा नहीं पाई जाती, उसकी जगह पर योग। प्लेसेंटा का काम क्या है? जरायु का काम क्या है? बेबी को न्यूट्रिशन देना। तो इनमें जो है प्लेसेंटा या जरायु न्यूट्रिशन नहीं देकर कौन देता है न्यूट्रिशन का काम? योग से, पिंड, योग से, जर्दी जिसे बोलते हैं, जर्दी जो होती है वो यहाँ पर न्यूट्रिशन का काम करती है, बेबी को न्यूट्रिशन देती है, इसलिए इनको ओवोविविपेरस कहते हैं। ओके, चलिए नाउ दी नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। सभी एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इनके अंदर एग्जाम्पल्स में देखिए डायग्राम, स्कोलियोडॉग, डॉगफिश, नंबर 2 टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पीडो वो इलेक्ट्रिक रे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जो करंट प्रोड्यूस करता है। पानी में रहकर ये टॉर्पीडो जो है, ये मछलियाँ करंट प्रोड्यूस करती है, 220 वोल्ट तक का करंट दे सकती है। ठीक है, और इनके करंट कहाँ से आएगा? इनके अंदर जो मसल्स है वो मॉडिफाई होकर एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है। देखिए ये मछली, इनमें करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये पानी के अंदर बहुत तेजी से करंट प्रोड्यूस करेंगे। जब ये हिलेंगे तो इनकी मसल्स के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे और वो मसल्स जो है वही इलेक्ट्रिक ऑर्गन का काम करेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसका बना होता है? मसल्स जो होती है वही इलेक्ट्रिक ऑर्गन का काम करती है, जो 220 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है।
याद रखिएगा, टॉर्पेडो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रे बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर मॉडिफाइड मसल सेल्स। और ऊपर वाला तो एग्जांपल फेमस है स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, ये भी याद रखना है, टॉर्पेडो भी याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइगोन। ट्राइगोन को स्टिंग रे बोलते हैं। इससे पहले था इलेक्ट्रिक रे, ये हो गया स्टिंग रे। स्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंग का मतलब होता है जेल, ठीक है, जहर, पॉइजनस स्टिंग। इनके अंदर पॉइजनस स्टिंग होता है जो कि अपने शिकार से बचने के लिए, ठीक है, शिकार से बचने के लिए क्या करेंगे, उनके ऊपर ये जहरी पदार्थ जो है वो स्टिंग के थ्रू छोड़ देंगे। पॉइजनस स्टिंग होता है इनके अंदर, इसलिए इनको स्टिंग रे कहा। ट्राइगोन, टॉर्पेडो, ट्राइगोन दोनों याद रखिएगा। टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन स्टिंग रे, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइमेरा, रैबिट फिश, घोस्ट फिश। ये एक्सेप्शन है काइमेरा। काइमेरा को और भी नाम से जाना जाता है, रेड फिश भी बोल देते हैं इसको किंग्स ऑफ हेरिंग भी बोल देते हैं, नाम याद रखिएगा। और ये एक्सेप्शन क्यों है याद रखिए, इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉन्ड्रेक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज भी कह सकते हैं। ये अस्थि मत्स्य और कास्ती मत्स्य के बीच की संयोजक कड़ी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो एक्सेप्शनल कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा अवसारणी कॉन्ड्रेक्टीज में पाई जाती है, इनमें अवसारणी गैर हाजिर है। अवसारणी गैर हाजिर, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा कॉन्ड्रेक्टीज जितने भी उनके गिल्स, झालर के ऊपर क्या पाया जाता है, ओपर्क्यूलम नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन काइमेरा में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट, और ये दोनों कैरेक्टर किसमें होते हैं, कॉन्ड्रेक्टीज में तो नहीं होते हैं, ये ऑस्टिक्टीज में होते हैं। अस्थि मत्स्य के दो कैरेक्टर इसके अंदर है, जबकि ये कास्ती मत्स्य है। तो ऐसी मछलियां जिनमें अस्थि मत्स्य के भी कैरेक्टर है और कास्ती मत्स्य के भी कैरेक्टर है, तो क्या कहलाएगी, संयोजक कड़ी हो गई दोनों की। कि भाई इनके अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका एंडोस्केलेटन किसका बना है, एंडोस्केलेटन बना है कास्ती का, तो कास्ती मत्स्य का कैरेक्टर हो गया। लेकिन अवसारणी होनी चाहिए थी, क्योंकि कास्ती मत्स्य में तो अवसारणी होती है, इनमें अवसारणी गैर हाजिर। और ये किसका लक्षण है, अस्थि मत्स्य का। ओपर्क्यूलम जो गिल्स के ऊपर, झालर के ऊपर जो कवरिंग होती है ओपर्क्यूलम, वो इनमें नहीं होती है, जबकि इसके अंदर तो है, काइमेरा के अंदर तो है, जबकि कास्ती मत्स्य में नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होने के कारण काइमेरा को दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्सेप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। काइमेरा, रैबिट फिश, घोस्ट फिश, रेड फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स अलग अलग नाम से सुझाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हुए, सबसे पहले स्कोलियोडॉन, उसके बाद टॉर्पेडो, फिर ट्राइगोन और काइमेरा, ठीक। चल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। और जो पॉइंट है ये भी अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है। प्रेस्टीज, सॉफिस, उसके बाद चारकोलॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, देखिए इनमें डायग्राम में दोनों को दिखाया गया है। ये सॉफिश है, ये आपका शार्क फिश है, चारकोलॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, प्रेस्टीज, सॉफिश। चलिए, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हुए, एनसीईआरटी में दिए गए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट कास्ती मत्स्य हमने कंप्लीट किया। इनके सभी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ पर रिपीट किए हैं, बार बार यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा है, उनको जरूर पढ़िएगा। और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आप अस्थि मत्स्य पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट वापस आएंगे और उनमें आपको कंपैरिजन कर लेना है बस। और एग्जाम्पल्स को फिर बोल रहा हूँ बार बार लेके याद करना पड़ेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं। जो एक्सेप्शनल केस है उनको याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आज का कास्ती मत्स्य वाला टॉपिक कंप्लीट।